चलिए भाई। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड पार्ट। हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिए थे। आज हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जीओसी का। फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमने इससे पहले 30 क्वेश्चंस लिए थे, ठीक। आज हम 40 के आसपास क्वेश्चंस लेंगे। आज हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो हमें लेने हैं, ठीक है। पूरा जीओसी आपका कवर किया जाएगा, हर एक चीज एक एक, ठीक। चलो शुरू किया जाए। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, चलिए फटाफट। कहाँ तक पहुंचे थे भाई? उससे आगे चलना है। हम पहुंचे थे यहाँ तक ना। चल, यहाँ से हमें शुरू कर। चलो भाई बताओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी phase is thin film of liquid present in the inert spore. In paper chromatography, the material of paper acts as stationary phase। क्या सही बात है? ये तो आप पिछले में भी आ चुका था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो मटेरियल होता है वो मटेरियल नहीं, मटेरियल ऑफ पेपर नहीं, जो मटेरियल के अंदर पोर्स हैं उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, ये तो पिछले लेक्चर में था। ऐसे कुछ मिलता जुलता वो एज अ स्टेशनरी फेस काम करता है, ये तो रॉन्ग। हाँ, इन पार्टीशन क्रोमेटिक स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट सपोर्ट। सही बात। चलो, ये तो करेक्ट है। एनसीईआरटी पढ़ो भाई अच्छे से। स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का। चलो, इसका बताओ फट। क्या कह रहा है भाई? लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग। बताओ सबसे लीस्ट एसिडिक कौन हो? ये सल्फोनिक एसिड है, देख रहे हो? ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक है। मोस्ट मोस्ट कुछ का तो बी होता है। सबसे ज्यादा और कौन होगा एसिडिक पता है? सबसे ज्यादा बी होगा, क्योंकि वो सल्फोनिक है। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद सी का नंबर आएगा। फिर उसके बाद ये नॉर्मल सा टर्मिनल एल्काइन आएगा, एसपी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। इस पे आते हैं, इसका एच हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा, क्योंकि डी टर्मिनल एल्काइन है। वो नॉर्मल सा एसपी पे नेगेटिव चार्ज है। टर्मिनल एल्काइन तो बहुत लेट आता है। फिनॉल तो उससे बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये मत सोचना कि यहाँ प्लस एम लग गया है तो वो उसकी एसिडिक इससे घटाएगा, लेकिन कितना भी घट जाए इससे ज्यादा ही, समझ गए? इससे तो ज्यादा ही होगी इस वाले से। तो बताओ सबसे लीस्ट कौन है? सबसे लीस्ट है आपका डी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फट से। चलिए, क्या कह रहा है? इन थ्री थ्री डाई मिथाइल हेक्स वन इन फोर आइन। टोटल 6 की कार्बन, हेक्स है ना, हेक्स तो 6 कार्बन बना लो पहले। क्या कह रहा है? थ्री थ्री डाई मिथाइल, तीन पे लगाओ दो मिथाइल, वन टू, तीन तीन पे डाई मिथाइल लगाओ। वन पे इन है तो वन पे इन लगा दो। और फोर पे आइन है, वन टू थ्री फोर। आइन का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। क्या पूछ रहा है? देयर आर कितने sp3 कार्बन है, कितने sp2 कार्बन है और कितने sp है। वो बता, जो ट्रिपल बॉन्डेड है ये दोनों, ये दोनों sp है। ट्रिपल बॉन्डेड क्या होते हैं? sp मतलब दो sp आएंगे तो sp लास्ट वाला है, दो दो दो, ये तो नहीं होगा ना। sp3 कहाँ कहाँ होगा भाई? ये सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। sp3 यहाँ से एक आएगा, एक sp3 ये है, एक sp3 ये है और एक sp3 ये है। टोटल चार sp3, एक sp3 है तो चार sp3 आया है, तो पहला ही ऑप्शन। sp2 कहाँ है? ये डबल बॉन्डेड, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन। तो दो sp2 है, दो sp है और चार sp3 कार्बन है। चलो आगे बढ़े। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल्स रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ करस्पॉन्डिंग CH बॉन्ड। कह रहा है थर्ड वाले कार्बन को हटाएंगे, सेकंड वाले को हटाएं, फिर ये थर्ड कार्बन, इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ से रेडिकल बनाओ। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओ, एक यहाँ रेडिकल बनाओ। इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ रेडिकल बनाओ।
रेडिकल बताओ। sp रेडिकल तो कार्बोकेटाइन की तरह इसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। आपको पता है ये सब sp3 कार्बन, तो ये वाला देखो इसके साथ रिजोनेंस में जा रहा है। क्या जा रहा है? रिजोनेंस में। सबसे बढ़िया कौन होगा? सबसे बढ़िया सेकेंड। उसके बाद थर्ड आएगा, क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन होगा। बगल में क्या लगे हुए? दो मिथाइल भी लगे, तो प्लस आई लगा के उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। सबसे खराब ये होगा। कौन सा है? sp कार्बन। तो सबसे खराब पहले, सबसे लास्ट में ये आएगा, तो 2 3 1। मोस्ट एंड लीस्ट। मोस्ट कौन है? सेकेंड। और लीस्ट कौन है? वन। मोस्ट है टू और लीस्ट है वन। तो मोस्ट आया टू और लीस्ट आया वन। ठीक, समझ गए? आगे बढ़े। चलो इसका बताओ। कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन क्या होते हैं? कार्बोकेटायन होते हैं कार्बन पे पॉजिटिव, और इनके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है ना। ए का क्या होगा? थ्री। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, सबको पता है sp2 होते हैं। और ये इनके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ए का तीसरा कहाँ? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलो कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में दो पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कार्बन फ्री रेडिकल sp2 भी हो सकते हैं और sp3 भी हो सकते हैं। समझ गए? तो अगर तुमसे कहा जाए CH3 रेडिकल, पता है ये sp2 होता है। फिर आपसे कहा जाए CF3 रेडिकल, ये sp3 होता है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी। तो बी का होगा चौथा, और इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसके पास रेडिकल है। तो बी का, ए का तीसरा, बी का चौथा ही है। चलो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। स्पीसीज दैट सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी का पहला, तो हमारा ऑप्शन मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? स्पीसीज दैट कैन रिसीव। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट होती है। हाइपर कंजुगेशन तो परमानेंट ही होता है, ये तो रॉन्ग हो गया। In general, greater the number of alkyl group attached to a positively charged cation, greater is the hyperconjugation interaction and stabilize। सही बात। कह रहा है कि अगर किसी कार्बोकेटाइन के पास जितने ज्यादा क्या लगे हो, एल्काइल ग्रुप लगे हो, मान लो इसके पास तीन तीन मिथाइल लगे, ये तो मोस्ट स्टेबल होता है। अगर किसी के पास दो ही मिथाइल लगे हो, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ भाई? कि पहला रॉन्ग, दूसरा ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है? पहला। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ गया? पहला आ गया। करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन तो है। आगे बढ़े। चलिए भाई, इसका आईयूपीएसी नेम पहले बताओ। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है जिसकी हाईएस्ट पीरियोडिटी? इसको पता है, ये एसिड। दो तीन, इधर दो पे आ रहा है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा उस तरफ से चलते हैं। ये दो पे आ रहा था, ये तीन पे आ रहा था, तो दो से चले। तो तीन पे ब्रोमो है, तीन पे ब्रोमो यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है। पांच पे नाइट्रो है। पांच पे नाइट्रो कहाँ है? इसमें है, तो ऑप्शन हमारा मिल गया। पांच पे नाइट्रो है ना, यहाँ पे देखो, पांच पे नाइट्रो और तीन पे ब्रोमो। टू पे हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड ना। आगे बढ़े। चलो इसको बताओ भाई। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट। तुम्हें करेक्ट बताना। कह रहा ये तो अच्छा है। ये है थ्री पेंटानोन, ये है टू पेंटानोन। मेटामर्स क्या है? मेटामर्स होते हैं कि पोजिशनल आइसोमर होते हैं। टू पेंटानोन एंड थ्री पेंटानोन क्या होते हैं भाई? ये तो पोजिशनल आइसोमर होते हैं। ये तो
पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे पे आते हैं। कितने का पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेक कर लेना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 तीन में तीन 1 2 3 यहाँ पे Cn लगा, यहाँ पे Nc। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये तो करेक्ट है। यहाँ देखो कह रहा है ये पोजिशनल आइसोमर है। पहले कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये आइसोमर ही नहीं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं। कह रहा है ये होमोलोगस है। होमोलोगस कैसे होंगे, ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है। होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। कार्बन काउंट कर लो। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 नहीं, ये फंक्शनल भी नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अलग है, मतलब ये तो रॉन्ग। मतलब सी डी तो रॉन्ग हो गया, हमारे पास बचा गया सी डी तो रॉन्ग है। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं यूज कर रहा है। ये मेटामर्स लिखा हुआ है, ये मसला है। तो हम किस पे जाएंगे, जो मोस्ट, इस पे मार्क कर दें, क्या करें, क्योंकि इसका तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये बी, और यहाँ पे बी है नहीं, क्योंकि वो मेटामर्स थोड़ी होते हैं, वो तो पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका यूपीएससी नेम बताओ। वहां से चलेंगे जहां से ओ एच करीब पड़े, इम्पोहल करीब पड़े। 1 2 3 4, इधर से आए 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 पे आए। कहाँ से जाएंगे फिर, ये एल, ये ईन है, ये क्या है भाई, ईन। ईन आता है ई से, और ये क्या है, आइन है। आइन क्या होता है, आइन आता है वाई से। जब दोनों 1 1 पे आ जाए, क्या आ जाए, मान लो इन भी 1 पे आ रहा है, यहाँ से चलेंगे, ये भी 1 पे आ रहा है, यहाँ से चलेंगे, ये भी 1 पे, तब उसकी पीरियोडिटी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगी। तो अल्फाबेट में जीतेगा कौन, ईन जीतेगा, क्योंकि ये ई से आता है और ये वाई से आता है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन है, मतलब हमें हेप्ट चाहिए, और हेप्ट चाहिए, और 1 पे इन चाहिए, और 6 पे आइन चाहिए। कहाँ है भाई, हेप्ट, ये तो अल्कोहल है, तो ऑल होना चाहिए, ऑल इन दोनों में है। हेप्ट 1 in 6 आइन 4 ऑल, ये हमारा करेक्ट है। करेक्ट। और हमें पता है, यहाँ पे देखो ये वॉवेल में था, इसलिए इसका इन का ई जो होता है वो हटाना पड़ता है, याद है रूल। चलो अगले पे आए। चलिए भाई, इसका बताएं आप फटाफट। कह रहा फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, तो हाँ ये करेक्ट है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो दूसरे वाले से, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव चार्ज लगा है, निगेटिव चार्ज ये है रिजोनेंस, इसमें है, ये कार्बोकेटायन है ना, ये क्या है, कार्बोकेटायन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। उल्टा NO2 क्या लगा रहा है, NO2 माइनस एम लगा रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये निगेटिव चार्ज है, NO2 क्या कर रहा है, माइनस एम लगा रहा है, इसको ये रिजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि इसका पहला निगेटिव चार्ज माइनस एम से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ये खींच रहे हैं उल्टा इसको और डिस्टेबलाइज कर। चलो CH2 पॉजिटिव है, ये भी CH2, लेकिन ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, ये रिजोनेंस में है, इसमें नहीं, इसमें दूसरा ज्यादा स्टेबल, इसमें दूसरा ज्यादा स्टेबल। इसमें आते हैं प्लस, यहाँ पे सिर्फ 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको बैक बॉन्डिंग करता है, क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग। तो ये भी नहीं, तो पहला नहीं, ये भी रॉन्ग, क्योंकि इसमें दूसरा ज्यादा स्टेबल है, पहला नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, तो ए एंड बी बन, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग आएगी वो ज्यादा स्टेबलाइजेशन करेगा। ये अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बताएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बताना इसमें भाई, क्या बताना इसमें, बेसिसिटी का ऑर्डर है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। देखो ये है
बाई साइक्लोकम, ये ब्रिज हेड है ना, दो रिंग है ना। तुम सोचो, ये ब्रिज हेड एटम, ये लोन पेयर यहाँ पे भी। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? जिसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हो। लोकलाइज का मतलब फ्री हो, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट ना कर जाए, मतलब फ्री हो। ये वाला मिथाइल तो प्लस आई कर रहा है, थोड़ा बहुत प्लस आई तो यहाँ से लग रहा है, यहाँ से ये प्लस आई लगा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसके साथ रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब लोन पेयर उतना फ्री नहीं। चलो इधर आ, यहाँ से भी प्लस आई काम कर, यहाँ से, लेकिन यहाँ से उसको क्या मिल रहा है, यहाँ से उसको काउंटर रिजोनेंस मिल रहा है। मतलब रिजोनेंस पूरी तरीके से नहीं इन्वॉल्व होगी, इस तरफ से भी रिजोनेंस, मतलब इसकी रिजोनेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी इसकी होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व, मतलब इसका लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व है देन दिस। इसका मतलब क्यू जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा किससे, पी से। ये तो पता चल गया कि क्यू ज्यादा होगा पी से। यहाँ देखो पी ज्यादा है, ये देखो यहाँ पी ज्यादा है, क्यू पी। अच्छा, अब आते हैं आर पे। ये लोन पेयर अगर रिजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो पता है ये वाले बाई साइक्लो कंपाउंड है ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो रिंग क्या हो सकती है, रिंग ब्रेक हो सकती है। रिंग ब्रेक हो सकती है, इसका मतलब इस पे sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये ब्रेड्स रूल पड़े हो ना, इसका लोन पेयर फ्री रहेगा, रिजोनेंस में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इसका प्रोटोनेशन सबसे बढ़िया होगा, जिसका प्रोटोनेशन सबसे अच्छा होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए सबसे बेस्ट होगा आर, फिर क्यू देन पी। तो हमारा आंसर आएगा सी। समझ गए? देख लो, देख ले भाई, देख ले आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिवन बिलो आर फोर कंपाउंड्स, एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या है? एन प्रोपाइल क्लोराइड होता है ये तीन कार्बन का क्लोराइड, नॉर्मल ये एन प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ये होता है टू क्लोरोप्रोपेन को बोलते हैं। ये है हमारा, ये है टू क्लोरोप्रोपेन जिसको हम सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल क्या होता है भाई? दूसरे कार्बन पे क्लोरो लगा, ठीक है। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल क्या होता है, ये होता है CH2 एक कार्बन पे, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। तो इसके एक कार्बन पे क्या लगा तो Cl, तो क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये है ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन विच एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट करे भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बताओ इसमें कायरल सेंटर किसके पास है? इसके पास तो कायरल सेंटर है ही नहीं, इसके दो दो मिथाइल सेम है, ये कायरल, ये आपका क्या है, कायरल। एक मिथाइल, एक इथाइल, एक क्लोरीन और एक, ये तो तीन तीन मिथाइल। बस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, कितने कार्बन है भाई, चार कार्बन, नाइट्रोजन 9 हो गया और एक क्लोरीन हो गया। यही तो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके में पूछा है कार्बन का परसेंटेज, कार्बन कितने है भाई, चार, तो कार्बन का मास कितना हो गया, 48। तो टोटल मास कितना होगा, 48 और 9 कितना होता है भाई, 57। 57 में 35.5 क्लोरीन का होता है, कितना आया, 92.5 इंटू 100। इसी को आप सॉल्व करें, 50 से थोड़ा ज्यादा है नहीं, क्योंकि 48 टू सा कितना होता है, 96। अगर ये 96 होता तो 50%, तब 90 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसी दोनों में से कोई आएगा, आप सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इसका बताओ, आ गया स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले हम न्यूट्रल देख, फिर ऑक्टेट कंप्लीट देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसके पास ज्यादा है, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद क्या देखते हैं, सब कुछ सेम,
उसके बाद अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज दूर होने चाहिए, नहीं अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज नियर बाई होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करे। और सेम पोलैरिटी के चार्ज फॉर अवे होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिपेल ना कर सके। अब देखो पहले स्ट्रक्चर को एक बार गौर से देखो। सब चार्ज वाले, सब पे दो प्लस एक माइनस है। अब देखो कहीं ऐसा तो नहीं सबके पास पाई बॉन्ड भी सेम है, एक दो एक दो एक दो एक, ये वाला मसला है। देखो ये सेम पोलैरिटी वाले चार्ज कहाँ है? आस पास, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिस्टेबलाइज कर देंगे, तो इसका मतलब है लीस्ट स्टेबल यही है हमारा। समझ गए? हाँ हाँ। आगे बढ़ा जाए बताओ। चलो आगे बढ़ते। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल आइसोमर, सही बात है। दोनों तीन कार्बन है, एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो दोनों एक दूसरे के क्या फंक्शनल आइसोमर ही तो होते हैं, अल्डिहाइड कीटोन। चलो आगे बढ़ते। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन क्या होता है? इथॉक्सी इथेन कुछ ऐसा हो ये। और दूसरा कह रहा है मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी फिर है तीन कार्बन, ये क्या है? एक दूसरे के मेटामर्स है, सही बात। ऐसे एक एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो ये बनेगा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? ये भी करे। यही तो नीट में आया था अभी, क्या है? ब्यूटुइन शो ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ब्यूटुइन ये होता है भाई, इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं, ये तो रॉन्ग। सी तो नहीं होगा, सी किसमें है? इसमें है, इसमें, ये तो गया। और ए बी करेक्ट है, ए बी किसमें है पहले, तो ऑप्शन मिल गया एग्जाम में, ऐसे ही करते हैं। कह रहा ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन आर फंक्शन आई, ये पोजिशनल आइसोमर है, ये तो पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स। पेंटेन एंड टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर, सही। पेंटेन क्या होता है? ये पेंटेन। और क्या कह रहा है? टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, सही बात है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका पेरेंट चेन 3 की है, इसकी पेरेंट चेन 5 की है। पेरेंट चेन डिफरेंट हो तो चेनी आइसोमर तो बोलते हैं उसको, चलो ये भी सही, उसको चेनी आइसोमर बोलते हैं भाई। आगे बढ़े। चलो व्हाट इज द करेक्ट आइसोलेशन नेम ऑफ द कंपाउंड बताओ। सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप वाले तो ये तो चालू करेंगे। फिर मल्टीपल बॉन्ड को पीरियोडिक देंगे, यहाँ पे चार पे इथाइल है। चार पे इथाइल कहाँ है भाई? चार पे इथाइल है, साइक्लोपेंट, टू पे इन है और वन पे ऑल है, सही बात है, बी ऑप्शन गई ना। साइक्लोपेंट टू पे इन है, इन पे ई हटाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओजोनोलिसिस, फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। कह रहा बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस। अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो कह रहा है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, मतलब कायरल सेंटर आए। ओजोनोलिसिस करो, यहाँ से यहाँ ओ लगाओ, यहाँ पे ओ लगाओ, यहाँ से भी तोड़ो, यहाँ पे ओ लगाओ, यहाँ से भी तोड़ो, दोनों तरफ ओ लगाओ, इधर भी ओ इधर भी। CH3 CHO कायरल आएगा? CH3 CHO में कायरल नहीं आएगा। देखो इस ये कायरल हो ही नहीं सकता, इधर भी CHO इधर भी CHO, यहाँ से भी नहीं आएगा। इधर आ जाओ, दो वैलेंसी डिफरेंट है, इधर से भी CHO इधर से भी CHO, नहीं आएगा, इसका मतलब जीरो है। ओजोनोलिसिस करने पे कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा। आगे बढ़ते, ठीक है। Sublimation is used for the separation and purification of the compounds with low melting point। इसमें सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? पहले बताओ सब्लिमेशन होता है क्या? हाँ, सब्लिमेशन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। सब्लिमेशन होता है कोई चीज डायरेक्ट क्या हो जाए, सिंगल डायरेक्ट सॉलिड से किस में चली जाए, सीधा वेपर में चली जाए। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट से क्या लेना देना? मेल्टिंग पॉइंट हो रोज इसको हटाओ, इसको, ये तो रॉन्ग हो। मेल्ट उसको लिक्विड बनाना है, उसको सीधा सॉलिड से क्या बना देना, सीधा सॉलिड से वेपर बना, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट की क्या जरूरत है? कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस एज द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस, नहीं।
आपने पढ़ा है जब हम प्रेशर को क्या करेंगे, घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तभी तो हम क्या होते हैं, वाटर को जब हम एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही प्रेशर एट उसी पे बॉयल होगा जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के जस्ट बराबर हो जाएगा। जब प्रेशर क्या हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के जस्ट इक्वल हो जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। और यहाँ क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यही रॉन्ग लिखा हुआ है, यही गड़बड़ है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो ये तो आसान बता दो भाई, ये एस्टर है ना। एस्टर में क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से होती है कार्बन से, दो पे ब्रोमो, तीन, चार, पांच, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन में जाएंगे। पांच पे मिथाइल है, दो पे ब्रोमो है, दो पे ब्रोमो पांच पे मिथाइल, कहाँ है भाई? हाँ, दो ब्रोमो पांच मिथाइल, पहले क्या है, पहले इधर, पहले इसकी नेमिंग होती है जो ओ से कनेक्ट, क्या है, प्रोपाइल। पहला क्या है भाई, प्रोपाइल लिखा है ना, एल्काइल लिखा है ना, एन प्रोपाइल। ठीक है, नॉर्मल मतलब लिख सकते हो, कोई मतलब। वन पे ब्रोमो नहीं, वन वो वाला नहीं सही, ये वाला सही है। दो पे ब्रोमो है, एन प्रोपाइल, टू ब्रोमो, पांच पे मिथाइल, हेप्टानोएट। क्योंकि ये एस्टर का सफिक्स क्या होता है, ओएट होता है, और सात की चेन है तो हेप्टानोएट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। समझ गए? आगे बढ़े, इसका बता दो। क्या कह रहा है, टू मिथाइल प्रोपीन एन वन ब्यूटीन, कह रहा है कौन से आइसोमर। पहले उसका स्ट्रक्चर बता। टू पे मिथाइल प्रोपीन है, प्रोपीन है, वन पे डबल बॉन्ड है और टू पे ये है, टू मिथाइल प्रोपीन यही है। और क्या है, ब्यूट वन। पेरेंट चेन दोनों में चार कार्बन, इसकी पेरेंट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी सेम है, वन टू थ्री, ये क्या है, वन टू थ्री फोर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डीओयू सेम है, इसका मतलब ये चेन आइसोमर है। क्योंकि इनके रूट वर्ड अलग है, क्योंकि इनके रूट वर्ड अलग है। क्योंकि इनके रूट वर्ड क्या है भाई, एक तीन की पेरेंट चेन है और एक चार की है। इसका मतलब इसका सही आंसर है चेन आइसोमर। ए का तीसरा, ए का ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बस बी चेक कर लो, बी का पहला कह रहा है सिस टू ब्यूटेन एंड ट्रांस टू ब्यूटेन। सही बात है, ये तो स्टीरियो आइसोमर ही है जिनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। ये सिस टू ब्यूटेन और ये स्टीरियो आइसोमर ही तो होते हैं। इसका मतलब बी का पहला ही, इसका मतलब बी का क्या है हमारा, पहला है। टू ब्यूटेनॉल एंड डाइइथाइल ईथर, टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल ये है, चार कार्बन का अल्कोहल है। और कह रहा डाई इथाइल ईथर, ये है, इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार ही कार्बन है। इसका मतलब ये अल्कोहल है, ये ईथर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। मतलब सी का चौथा, सी का चौथा कहाँ है भाई, सी का चौथा पहले में, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन, ये तो पोजिशनल आइसोमर है, तो एल्कीन की पोजीशन बदल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर आर सेवरल कन्फॉर्मर्स फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। पहला वाला कौन सा फॉर्म है, फुल्ली इक्लिप्स्ड ना, और चौथा वाला फॉर्म है इस एंटी फॉर्म, जो स्टेगर्ड में आता है एंटी और गॉच, तो ये एंटी वाला फॉर्म है। कह रहा है ये लीस्ट स्टेबल है, सही बात, सबसे लीस्ट स्टेबल फुल्ली इक्लिप्स्ड ही होता है। ये लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल एंटी फॉर्म है, ये तो करेक्ट स्टेबल, सही बात है। एज द डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज करेगा तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होती, डिक्रीज करेगी, फ्रॉम एक्स टू वाई, एकदम करेक्ट। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। जैसे जैसे डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी घटेगा और स्टेरिक स्ट्रेन भी घटेगा। ठीक है, दोनों स्ट्रेन घटते हैं, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे बढ़ो, चलो इसको पढ़ो और सॉल्व करो, स्टेटमेंट में ढेर सारे, इसको अच्छे से पढ़ो पहले। Resonating structure with more number of covalent bond,
एंड लेजर चार्ज सेपरेशन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ एंड लेजर चार्ज सेपरेशन। आज सही बात। जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होते हैं और चार्ज सेपरेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसपास, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। पहला तो हमसे पूछा है नॉट ट्रू, ध्यान देना, नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है। इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम शोज प्लस ई। प्लस ई का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। नहीं नहीं नहीं, ये फॉल्स है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या लेना। हटाओ इसको। ये भी क्या है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या होगा? बताओ क्या होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलार कंपाउंड। अच्छा, तीसरा डी क्या है? ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हायर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नहीं नहीं, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगाओगे, मान लो ये लगा दिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, 12 अल्फा हाइड्रोजन ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमें पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। इसका मतलब है कि अगर तुम एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन घटेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? हायर होगा। इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। हाँ ये ट्रू है। कार्बन आयन हमें पता है जो sp कार्बन होता है कार्बन आयन में वो ज्यादा स्टेबल होता है देन sp2 देन sp3। तो कार्बन आयन पे जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये फॉल्स होगा कि नहीं ये बताओ, सी वाला। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ, अच्छा, पोलार कंपाउंड्स। अगर वो पोलार कंपाउंड्स हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा भाई? डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का रोल आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या है? ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है? ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो भी क्या करेगी? कोई ग्रुप लगा दोगे, या तो वो प्लस आई कर रहा होगा या तो माइनस आई कर रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यही ना। इसका मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या करेगा? उसको अफेक्ट कर करेगा, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू में क्या है भाई? जो जो फॉल्स है, कौन कौन फॉल्स है? बी और डी, ये हमारा ऑप्शन। आगे बढ़े। ये थ्योरी का क्वेश्चन था, अच्छा था। चलो इसका बताओ। अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बता। पैरा पे बुरमू लगा। तो ये C6H4 का मतलब होता है बेंजीन, समझ गए। एक तरफ ग्रुप लगा होगा तो चार, दो तरफ लगा दोगे एक तरफ, देखो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, क्यों? क्योंकि एक तरफ ग्रुप लगा हुआ है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है, उसके पैरा पे बुरमू लगा हुआ है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH2 माइनस, ये लगा हुआ है। CH2 माइनस तो सभी है ना। चलो, सारे स्ट्रक्चर बना दो। ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, अभी ब्रोमीन हटा देंगे। फिर ये आपका चौथा हो, और जो जो ग्रुप लगा है उसको लगा दो, ठीक। इसको ब्रोमीन हटाओ, एक सब में ब्रोमीन थोड़ी लगा। चलो, पहले में ब्रोमीन है, दूसरे में कुछ भी नहीं है, सही ना। तीसरे में क्या लगा है? OCH3। तीसरे में क्या लगा हुआ है भाई? OCH3, ठीक है। चौथे में क्या लगा है? सिर्फ मिथाइल लगा, ठीक है।
चलो, ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा, आएगा ना। ब्रोमीन आपको पता है माइनस आई भी करता है, ठीक। ये ये आएगा इधर, चलो माइनस आई करता है। ओ सी एच थ्री क्या करता है, प्लस एम करता है। सी एच थ्री क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और प्लस आई। अब तुम्हें बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई और माइनस एम पे डिपेंड करती है। तो एक ही ग्रुप है जो माइनस आई कर रहा है, जो ब्रोमो, इसका मतलब पहले का सबसे ज्यादा होगा, चौथा तो नहीं होगा, पहले का सबसे ज्यादा। और सबसे खराब कौन होगा, जिसमें प्लस एम काम कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय और दे रहा है भयंकर तरीके से, मतलब तीसरा सबसे खराब हो। तीसरा सबसे खराब। पांच है क्या? अच्छा, एक पे एल्डिहाइड भी लगा हुआ है तो मैंने देखा ही नहीं। एक पे एल्डिहाइड भी लगा हुआ है, मतलब एक स्ट्रक्चर और है। यहाँ पे सी एच ओ लगा हुआ है। सी एच ओ कैसा होगा भाई, सी डबल बॉन्डो एच। यहाँ पे सी एच टू माइनस। तो बताइए सी एच ओ रिजोनेंस में जाएगा, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस करके आएगा तो ये माइनस एम करेगा, तो सबसे बढ़िया तो यही होगा। फिर कौन सा सबसे बढ़िया होगा, चौथा ही। तो हमने चौथा कट कर दिया, हमने चौथा देखा ही नहीं था। तो सबसे बढ़िया चौथा होगा, फिर पहला होगा, चौथे के बाद पहला यहाँ पे, फिर दूसरा होगा, क्यों? क्योंकि दूसरे में कोई इफेक्ट काम नहीं कर रही। सबसे खराब कौन होगा, तीसरा। तो सबसे खराब है तीसरा, क्योंकि वहां प्लस एम काम कर रहा है। और उससे थोड़ा खराब होगा ये, क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइपर ये मेसोमेरिक तो बहुत स्ट्रांग इफेक्ट है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव काम कर रहा है, इसलिए पांचवें पे ये आएगा और छठे पे ये आएगा, जिसमें सबसे खराब काम करेगा। चलो आगे बढ़ो। कह रहा फॉर द गिवन मॉलिक्यूल एक्स प्रीफर्ड साइट फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पता है ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल वहां इंट्रोड्यूस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कीटो। यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाई, यहाँ पे लगा हुआ है कीटो। तो कीटो क्या कर रहा है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इस रिंग से वो माइनस एम लगा रहा है। क्या लगा रहा है, इस रिंग से वो माइनस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसमें तो जाने से रहा, इसमें तो नहीं जाए। इधर इस वाली रिंग पे आते हैं, ये क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसके साथ क्या कर रहा है, प्लस एम। नाइट्रोजन इधर भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है, लेकिन उतना नहीं। इधर प्लस एम तो कर रहा है, प्लस एम तो कर रहा है। अब क्या होगा, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, कह रहा है प्रीडोमिनेंटली एट आर। नहीं, आर पे तो जाएगा ही, आर एंड यू। आर पे तो जाना ही नहीं है, पी पे तो जाना ही नहीं है। क्या बचे, प्रीडोमिनेंटली एट आर, आर पे तो जाना ही नहीं। अब यहाँ यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन बेस्ट है कि यहाँ जाए, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये इतना बड़ा ग्रुप, उसको क्या करेगा, उसको रिपल्सन फील होगा, इसलिए बेस्ट क्या है, प्रीडोमिनेंटली वो यहाँ पे जाना चाहिए, उसके पैरा पे। समझ गए? आगे बढ़े। चलो, साइक्लिक कैटायन हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन वहां सेम होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सेम। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन निकालो, तीन यहाँ, दो यहाँ, एक यहाँ, कितने अल्फा हाइड्रोजन, छह। इस पे आ जाओ, तीन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, तीन दो पांच और दो सात। इस पे आ जाओ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, कितने हुए, छह। इस पे आ जाओ, दो यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ, कितने हुए टोटल। किसमें सेम है भाई, ए और सी में। ए और सी कहाँ है, ये तो इजी था, आगे बढ़े। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग वो होती है जिस, जो वीक बेस हो, जो एक, दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी है, NH2 लगा है और यहाँ पे NO2 लगा है। एक ये भी है, चलो बताओ।
चार ऑप्शन बना देते हैं। एक ये भी ले लो, NH2, और यहाँ पे CH3 लगा लो। इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। चलो ये ए भी लिखा हुआ है। चलो भाई जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड वो होती है जो वीक बेस होगा। तो बताओ इसमें वीक बेस कौन है? वीक बेस बेसिक स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस एम। प्लस एम क्या करेगा? एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो NH2 का प्रोटोनेशन ये बढ़िया बेस हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे खराब कौन होगा? ये NO2 होगा ना, कि नहीं होगा बताओ? NO2 में क्या मसला है बताओ? NO2 क्या करेगा? माइनस एम लगाएगा। माइनस एम क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ को एकदम घटा देते हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। और समझ गए? अगर हमें, इसलिए हमसे पूछा गया था स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड पूछा था, तो हमें क्या चाहिए? एक वीक बेस। तो पता है कि एक वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होता है एंड वाइस वर्सा। आगे बढ़े। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फट से बताओ इसका क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आसान है। सबसे बढ़िया कौन होता है भाई? NO2 होता है, सबको पता है। फिर कौन आता है? वो CN आता है। फिर कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। फिर आयोडीन आएगा। तो देख लो ऑर्डर कौन सा है। NO2 सबसे पहले C आएगा, एक ही ऑप्शन ही है, कौन सा? कौन सा ऑप्शन है भाई? C ऑप्शन है, सी ही ऑप्शन है, और सी ही सबसे बेस्ट है। आगे बढ़े। इसको बताएं आप। कह रहा है कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस R इफेक्ट ऑफ OCH3। कह रहा है ये जो कार्बोकेटायन, ये स्टेबलाइज होगा किससे? सही बात है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये प्लस कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सही बात है। फिर यहाँ कार्बन आयन बना दिया। कह रहा है कार्बन आयन इज स्टेबल, कार्बन आयन है, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए -I -M चाहिए। NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? -M से। लिखा है ना -R इफेक्ट। -R या -M वही रिजोनेंस इफेक्ट। ये भी सही है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सही है। इसका बता दो IPAC नोमेनक्लेचर। पीरियोडिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई? सबसे ज्यादा किसकी होती है? सच्चा बताओ अल्टे। CHO। पहले ये बताओ CN और CHO में किसकी ज्यादा होती है? CN और CHO में CN की ज्यादा होती है, पढ़े हो ना आप? और अल्डिहाइड और कीटोन में, और CHO से ज्यादा कीटोन की होती है। ये तो आपको पता है, ये तो पता होना चाहिए आप। पीरियोडिक ऑर्डर CN का ज्यादा CHO से, CHO का ज्यादा कीटोन से। आते हैं अब ऑप्शन। और CONH2 तो इनसे तो पहले आता है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, है ना? फिर एस्टर, फिर एसिड अमाइड, फिर एसिड क्लोराइड, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। यही है। देखो यहाँ पे कीटोन का कह रहा है पीरियोडिक। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे हाईएस्ट पीरियोडिक उसको पहले रखना है, ये ठीक है पहले पे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़, CHO पहले होना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे हाईएस्ट पीरियोडिक को पहले लिखना है। अब आते हैं यहाँ पे, अमाइड पहले या एस्टर बाद में, ऐसा होना चाहिए था ना। ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। अमाइड पहले, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर NH2, फिर ट्रिपल बॉन्ड। हाँ ये तो करेक्ट। इस पे आते हैं। NH2 पहले ठीक है, CHO CN गड़बड़ है, CN पहले होना चाहिए भी। इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या हो? समझ गए? आगे बढ़े। चलो इसका बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। क्या कह रहा है? कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बताना। सबसे छोटा तो ये होगा, क्यों? क्योंकि ये प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें रिजोनेंस नहीं होता। और यहाँ पे RS बनेगा एक ना, यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक। तो सबसे छोटा होगा Y, ये दोनों तो होंगे नहीं, सबसे लास्ट में Y आ गया, क्योंकि ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है।
इस पे आते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा ये रिजोनेंस में जा रहा है, किसमें, प्लस माइनस पे, तो आर एस ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा इसमें, इसमें मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, जब ये बॉन्ड टूट गया होगा तो इसके पास सिंगल बॉन्ड आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड तब तक रहेगा जब तक आर एस बनता रहे, मतलब इसके मल्टीपल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड ज्यादा टाइम्स आएगा, और इसमें सिर्फ दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल बॉन्ड कम टाइम के लिए आएगा। इसलिए सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ये ऑक्युपाई करेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आर एस ज्यादा है। इसलिए सबसे बढ़िया एक्स फिर जेड फिर वाई, एक्स जेड वाई, समझ गए। क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वाला पाई फिर ये पाई फिर ये पाई, टूटते टूटते इसके पास सिंगल बॉन्ड तो ज्यादा आर एस पाया जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते, फॉलोइंग स्ट्रक्चर, चलो इसका आंसर बताओ। कह रहा है इनएंशियोमर है, ये आइडेंटिकल है, कि डाई स्टीरियोमर है, कि मेसो है। अरे भाई देखो, ये मिथाइल, ये तो कायरल ही नहीं हुआ, ये तो आइडेंटिकल ही होगा ना फिर। ना ये डाई स्टीरियोमर हो सकता है, ना ये मेसो हो सकता है, ना इसमें कायरल सेंटर ही नहीं। ये तो दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, दो ग्रुप सेम है भाई, दो ग्रुप क्या है, सेम है, दोनों मिथाइल ही तो है, उसमें कौन सा, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, फिर आइडेंटिकल कंपाउंड हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, चलो इसका बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ सबसे बढ़िया किसकी होगी, जिसमें क्या लगा हो, सबसे बढ़िया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड टूटो कहाँ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में तो माइनस एम लग रहा है, ये सबसे बढ़िया होगा डी, फिर आएगा ई, डी के बाद ई, कहाँ है, एक ही ऑप्शन है ये, एग्जाम में ऐसे ही कर लेना फट से, बाद में वो सब देखने का ही। चलो अब आते हैं इस पे, उसके बाद आएगा बी, क्यों, क्योंकि तीनों फेनॉल है, यहाँ माइनस एम लग रहा है, यहाँ ओ सी एच थे, ये एसिडिक एसिड घटा रहे हैं, प्लस एम है, यहाँ ना कोई घटाने वाला ना बढ़ाने वाला। फिर आएगा डी के बाद ई के बाद बी के बाद ए, सबसे लास्ट में सी, ये ऑर्डर हो जाएगा ना। ये तो आसान है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर, कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ पिक्रिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ पिक्रिक एसिड थोड़ा सा ज्यादा होता है उससे बस। कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड का ऑर्डर बताओ, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा गामा होगा, सबसे ज्यादा गामा एक ही ऑप्शन है हाँ। और ये वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये इसके साथ रिजोनेंस में जाएगा, फिर भी ये इसका रखता तो सिंगल बॉन्ड है, जब रिजोनेंस में जाएगा तो इस पे डबल आ जाएगा, मतलब ये पार्शियल सिंगल डबल रखता है, और ये डबल रखता है, वहां पे भी सिंगल आएगा, लेकिन है तो ये सिंगल, इसका मतलब गामा के बाद बीटा आएगा देन अल्फा आएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, बस अब दो तीन क्वेश्चन और बचे, फटाफट बता दो। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये कार्बन आयन है, देखो कार्बन आयन, ये प्लस आई करता है, यहाँ प्लस आई और बढ़, यहाँ तो थ्री, ये तो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, सुपर 1 डिग्री, इसका मतलब है कि सबसे लीस्ट कौन होगा, हाँ ये ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि कार्बन आयन में जितना प्लस आई बढ़ाओगे स्टेबिलिटी उतनी घटेगी। चलो, एलाइल एंड बेंजाइल कार्बन आयन आर मोर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड नॉट बाय रेजोनेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ उसमें काम करेगा, देखो ये एलाइल कार्बन, ये मान लो ये कार्बन आयन, ये एलाइल है, और बेंजाइल कैसा हो, बेंजाइल ऐसा हो, तो ये तो स्टेबलाइज हो रहा है किसके थ्रू, ये तो स्टेबलाइजेशन किसके थ्रू है, रिजोनेंस के थ्रू हो रहा है, इंडक्टिव से थोड़ी हो रहा है, कह रहा है मोर स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट नॉट बाय रिजोनेंस, ये तो रंग हो गया फिर, ये तो स्टेबलाइज ही हो रहे हैं, किससे, रिजोनेंस इफेक्ट है, तो मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट है लेकिन टू क्या, इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में आपने पढ़ा है एल्कोक्साइड होता है, आर ओ माइनस एन ए प्लस, और साथ में आर एक्स होता है, ये इसका अटैक करता है, ये 1 डिग्री हो तो सबसे बेस्ट है, 2 डिग्री के साथ जा सकता है, लेकिन 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन करते हैं, SN2 है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब विलियमसन सिंथेसिस ए का तीसरा,
फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन से होते हैं भाई? तुम्हें पता है फिडेल क्राफ्ट हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ए का तीसरा, बी का चौथा, ये भी गया। सी पे आते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ विनाइल, अच्छा क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन। लाइट के वर्जन में टॉल्यूइन का लाइट के वर्जन में फ्री रेडिकल होता है। डी का दूसरा कहाँ है भाई ये? और इसका क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। किसका? विनाइल बेंजीन का क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। इसको बनाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना कौन कैसे कैसे हो रहा है। क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन, भाई टॉल्यूइन ये होता है जब इस पे रेडिकल मैकेनिज्म से तो जाते हैं, रेडिकल बना के लाके सीएल जोड़ते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ लिक्विड विद लोअर। तो जब लिक्विड होगा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, तो जब यहाँ पे तुम हीट दिए जाओगे पह तो क्या होगा भाई? कंडेंस हो जाएंगे बिफोर द लिक्विड ऑफ, जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्या होगा? वो क्या हो जाएंगे? लोअर बॉइलिंग इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ने बताया आपका मल्टीपल डिस्टिलेशन होता है, एक बार की ये सेपरेट नहीं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वहां होता है जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत आस पास होता है ना। इसीलिए क्या होगा, जब वो वेपर्स जाएंगे इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो जल्दी क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। देन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये तो एकदम करेक्ट है ना। Vapors rising up in the fractionating column become richer in high boiling point component। आपको पता है कि जब हम, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। क्या? मल्टीपल टाइम्स आपको इवापोरेशन करना पड़ता है और कंडेंसेशन, तब जाके वो कहीं सेपरेट हो पाए। तो वाइपर्स लिखा है राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन हाई बॉइलिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। नहीं, जिन जब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे तो जिन बिकम रिचर, नहीं नहीं, जिन इन हाई बॉइलिंग पॉइंट कम, नहीं नहीं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्या होगा? क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम्स करना रहेगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं, लो होना चाहिए यहाँ पे, वो रिचर नहीं होंगे। मतलब वेपर्स उसका ज्यादा नहीं बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रिचर वो होंगे, रिचर का मतलब मोर वेपर्स, रिचर का मतलब मोर वेपर्स। इसका मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो ज्यादा रिचर होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स हो गया। ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट जीओसी का, जो 70 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं हमारे। टोटल 100 लेने हैं हमें। अब जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, और थोड़े अच्छे रहेंगे इससे। ठीक है, हमारी हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक, चलो ये था हमारा टॉपिक आज का, जीओसी का सेकंड पार्ट। चलो पढ़ते रहो भाई। हाँ, अच्छे से मौका मिला उसको यूटिलाइज करो।